हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। प्रीवियसली मैं आपसे डीपीपी नंबर 1, डीपीपी नंबर 2 डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन आज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इस चैप्टर से मैं डीपीपी नंबर 3 आपसे डिस्कस करने वाला हूं। इस डीपीपी में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप बहुत केयरफुली इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग यानी कि ब्रीदिंग करने में डिफिकल्टी होती है, एंड ड्यूरिंग द ब्रीदिंग आपको व्हीजिंग यानी कि एक साउंड प्रोड्यूस होगा, जो आपको बताना है कि किस डिसीज में ऐसा होता है। और इसके पीछे का रीजन दिया जा रहा है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। तो हम सभी जानते हैं कि ऐसी डिसीज जो है वो एक इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है और उसका नाम है एस्थमा। अस्थमा जो है, यानी इस क्वेश्चन का सबसे पहले बता दूं आपको राइट आंसर क्या होगा, अस्थमा होगा। और अस्थमा में क्या होता है वो हम सभी जानते हैं कि इसमें ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स की स्मूथ मसल वॉल में इन्फ्लेमेशन हो जाता है ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन, जिससे कि ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स जो है वो ब्लॉक हो जाती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है और ड्यूरिंग द ब्रीदिंग एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम व्हीजिंग कह सकते हैं। तो ये सभी सिम्टम्स हैं इस डिसीज के। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बहुत सरल था और आपसे इसका आंसर जरूर बना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट दैट हैज सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ बॉडी टिश्यूज। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जिसको हम आरआरसी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि आरआरसी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के लिए, ऐसा हमने पढ़ा है। एंड ये भी हमें मालूम है कि ये हमारे ब्रेन के इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट यानी हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये हाइंड ब्रेन में स्पेसिफिकली उसके किस पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर हाइंड ब्रेन के स्ट्रक्चर को ले लेता हूँ, यानी कि ये पूरा पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके हाइंड ब्रेन को। एंड हाइंड ब्रेन में हम सभी जानते हैं कि इस पार्ट को हम मेड्यूला कहते हैं, इस पार्ट को हम पोन्स कहते हैं और इसको हम सेरेबेलम कहते हैं। तो यहां पर 3 डिफरेंट पार्ट होते हैं आपके हाइंड ब्रेन के। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है वो ये पर्टिकुलर सेंटर है जो मेड्यूला पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो इसको मैं दे देता हूं नाम RRC, यानी कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो चुका है। अगर आपसे कोई पूछता है कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ब्रेन में कहां प्रेजेंट होता है, तो आप बहुत सिंपल आंसर दे सकते हैं कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हमारे हाइंड ब्रेन के मेड्यूला पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज मेड्यूला। तो यहां पर मैं राइट आंसर लिख देता हूं मेड्यूला, यानी कि हमारे हाइंड ब्रेन के मेड्यूला पार्ट में प्रेजेंट होता है RRC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वॉल are damaged due to which respiratory surface is decreased or reduced. One of the major causes of this disease is cigarette smoking. तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे हिंट दी जा रही है और जो भी हिंट आपको दी जा रही है वो किसी एक रेस्पिरेटरी डिसीज से रिलेटेड है, जैसे कि वो डिसऑर्डर जो भी है वो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, पहली चीज आप याद रखिए। सेकेंड चीज की इस डिसऑर्डर में एल्वियोलर वॉल अफेक्टेड होती है और वो डैमेज्ड हो जाती है। रेस्पिरेटरी सरफेस जो होती है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज के लिए जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो रिड्यूस या डिक्रीज हो जाती है। और इस डिसीज का मेन कॉज जो है वो सिगरेट स्मोकिंग है। तो इतने सारे आपको यहां पर क्लूज दिए जा रहे हैं, हिंट दी जा रही है। अब आप बता सकते हैं कि ये किस डिसीज की बात हो रही है। बहुत सिंपल है, हमारी एल्वियोलर वॉल का डैमेज होना, रेस्पिरेटरी सरफेस का डिक्रीज होना, जिससे गैसियस एक्सचेंज जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। ये सभी चीजें इंडिकेट करती हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसीज को जिसका नाम है एम्फीसीमा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, यानी कि एम्फीसीमा। और आपको मैं एक बार जल्दी से बता देता हूं कि एम्फीसीमा एक इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। इसका मेन कॉज सिगरेट स्मोकिंग ही होता है। एंड आप देखेंगे इसमें ड्यू टू हैवी सिगरेट स्मोकिंग वॉल ऑफ एल्वियोलाई जो है वो डैमेज हो जाती है, जिससे रेस्पिरेटरी
जो सरफेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है, जिससे गैसियस एक्सचेंज जो है वो अफेक्टेड होता है। यहां तक कि एम्फीसीमा में आप देखेंगे कि जो इंडिविजुअल अपने लंग्स से एयर को एक्सहेल कर देगा, उसके बाद भी उसकी एल्वियोलर सैक में एयर जो होगी वो फिल्ड रहेगी। तो अल्टीमेटली ये डिसीज जो है वो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ही ह्यूमन में कॉज होती है। अगर कोई बहुत ज्यादा हैवी सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, एक्सेसिवली सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, तो बिल्कुल ये चांस होते हैं कि उस इंडिविजुअल में एम्फीसीमा डिसीज कॉज हो। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इट इज प्रेजेंट इन। तो हम सभी जानते हैं कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में, और ये आरआरसी को इनहिबिटरी सिग्नल या नेगेटिव सिग्नल देता है, जिसकी वजह से आरआरसी यानी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर 3 सेकेंड्स के लिए कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल्स को सेंड करना बंद कर देता है डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के लिए, और इस दौरान हम 3 सेकेंड का एक्सहेलेशन कर सकते हैं ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग। पर क्वेश्चन में आपसे केवल इतना पूछा जा रहा है कि जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो आखिर प्रेजेंट कहां पर होता है, ब्रेन में इसकी पोजीशन आपको बताना है। तो हम सभी जानते हैं कि ये हमारे ह्यूमन ब्रेन में हाइंड ब्रेन को रिप्रेजेंट करने वाला एक डायग्राम है, यानी इस डायग्राम में मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हमारे हाइंड ब्रेन को। तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो हमारे हाइंड ब्रेन को रिप्रेजेंट यहां पर करेगा। एंड हम सभी जानते हैं कि हमारे हाइंड ब्रेन में आपने देखा है कि ये जो मेड्यूला पार्ट होता है इसको हम मेड्यूला कह सकते हैं, जिसमें प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो ये है हमारा आरआरसी। एंड हम सभी जानते हैं ये पार्ट जो है इसको पॉन्स कहते हैं, और इसमें प्रेजेंट होते हैं 2 सेंटर, पर यहां पर एक ही सेंटर के बारे में मैं आपको बताता हूं जिसका नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो ये हो गया हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो हाइंड ब्रेन के पॉन्स रीजन में प्रेजेंट होता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि ये इनहिबिटरी सिग्नल्स को अपने न्यूरॉन्स के थ्रू आरआरसी में सेंड आउट करता है, जिसकी वजह से आरआरसी जो है वो इन इनहिबिटरी सिग्नल्स को रिसीव करने के बाद अपने न्यूरॉन्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल्स जो है वो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को 3 सेकंड तक के लिए सेंड नहीं करता, जिसकी वजह से हम 3 सेकंड का एक्सहेलेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी और हम उस समय अपने लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सपेल कर पाएंगे एटमॉस्फेयर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इतना कुछ बताने के बाद अब आप इजीली बोल सकते हैं इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पॉन्स रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्टिवेट द कीमोसेंसिटिव एरिया, जो कि रिदम सेंटर जो है हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर उसके एडजेसेंट पोजीशन पर सिचुएटेड होता है। तो आपको बताना है कि हमारे रिदम सेंटर से जस्ट बाजू में एडजेसेंट पोजीशन पर एक कीमोसेंसिटिव सेंटर या एरिया जो प्रेजेंट होता है वो कब सक्रिय होगा, वो कब एक्टिवेट होगा, किस कंडीशन में वो अपनी एक्टिविटी शो करेगा। तो मैं आपको यहां पर बता सकता हूं कि बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन का आंसर। ये जो मैं पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ले रहा हूं ये ओनली मेड्यूला पार्ट है, यानी कि इसको मैं क्या बोल रहा हूं, ये हमारे हाइंड ब्रेन का मेड्यूला पार्ट है, मेड्यूला पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। और हम सभी जानते हैं कि हमारे हाइंड ब्रेन के मेड्यूला पार्ट में ये जो पर्टिकुलर सेंटर है वो आरआरसी है, यानी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और उसके एडजेसेंट पोजीशन पर एक और सेंटर या एरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम यहां पर क्या कह सकते हैं, कीमो सेंसिटिव एरिया। तो ये कीमो सेंसिटिव सेंटर या कीमो सेंसिटिव एरिया जिसमें कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इन रिसेप्टर को हम कीमो सेंसिटिव रिसेप्टर्स कह सकते हैं, जिसको मैं शॉर्टली कीमो सेंसिटिव रिसेप्टर को CSR से यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बेसिकली इनको हम सेंट्रल कीमो सेंसिटिव रिसेप्टर्स भी कहते हैं। तो होता यह है कि जब भी हमारी बॉडी में हम कोई हैवी एक्सरसाइज या रनिंग कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। तो आरआरसी के एडजेसेंट पोजीशन पर जो कीमो सेंसिटिव एरिया है वो जो कीमो सेंसिटिव रिसेप्टर्स रखता है वो सेंस कर सकते हैं हमारे ब्लड में CO2 और H पॉजिटिव आयंस के हायर कंसंट्रेशन को, और ऐसा करने पर ये
अपने न्यूरॉन्स के थ्रू आरआरसी सेंटर को कुछ सिग्नल्स देते हैं, जिसकी वजह से आरआरसी जो है वो इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन की जो रेट है उसको रैपिड कर देता है, यानी कि इस वजह से हम रैपिडली इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन कर सकते हैं। तो आखिर आपसे अब क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कि कीमो सेंसिटिव एरिया जो है वो इनमें से किन पर्टिकुलर कंडीशंस की वजह से एक्टिवेट होगा। तो पहला ऑप्शन है हाई CO2 कंसंट्रेशन एंड लेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो ये ऑप्शन यहां पर गलत हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन है हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो एग्जैक्टली यहां पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी मैं जल्दी से पढ़ देता हूं। लेस CO2 हाई H आयन कंसंट्रेशन, तो ये गलत हो जाता है। लेस CO2 एंड H प्लस कंसंट्रेशन, तो ये भी यहां पर गलत हो जाता है। यानी कि सीधा सीधा आंसर इस क्वेश्चन का जो होगा वो होगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अल्टर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को अल्टर्ड कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है, हमारा जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेस्पिरेशन रेगुलेशन। तो रेस्पिरेटरी रेगुलेशन के लिए ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है जो हमारे हाइंड ब्रेन के मेड्यूला में प्रेजेंट होता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन ऐसा पर्टिकुलर सेंटर है जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को अल्टर कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल देकर ये बिल्कुल अल्टर कर सकता है, या उसको ये कह सकते हैं इंडिकेट कर सकता है कि वो नॉर्मल ब्रीदिंग करे। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो आरआरसी को इनहिबिटरी सिग्नल्स देता है, जिसकी वजह से आरआरसी 3 सेकेंड्स तक के लिए कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल्स को डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को सेंड आउट नहीं करते, और इस वजह से मैं कह सकता हूं कि आरआरसी न्यूमोटैक्सिक सेंटर के इंटरफेरेंस से नॉर्मल ब्रीदिंग को करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन मैं बताऊं कि कीमो सेंसिटिव एरिया जो आरआरसी के एडजेसेंट पोजीशन पर ही प्रेजेंट होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के हायर कंसंट्रेशन और H पॉजिटिव आयंस के हायर कंसंट्रेशन को सेंस कर सकता है, और ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ये सिग्नल देता है कि वो रैपिड इंस्पिरेशन और रैपिड एक्सपायरेशन करे, या रैपिड ब्रीदिंग के लिए ये सिग्नल देता है किसको, आरआरसी को। तो मैं बहुत सिंप्लीफाइड कर देता हूं। देखिए, आरआरसी तो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन आरआरसी न्यूमोटैक्सिक सेंटर के इंटरफेरेंस से नॉर्मल ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, जबकि आरआरसी कीमो सेंसिटिव एरिया के इंटरफेरेंस से रैपिड ब्रीदिंग को या फास्ट ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। तो अल्टीमेटली यहां पर न्यूमोटैक्सिक सेंटर और कीमो सेंसिटिव एरिया दोनों ही अल्टर्ड कर सकते हैं रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को, किसकी हेल्प से, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की हेल्प से। तो मैं कह सकता हूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्यूपेशनल डिसीज। तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूं, सिलिकोसिस एक ऑक्यूपेशनल डिसीज है, एस्बेस्टोसिस भी एक ऑक्यूपेशनल डिसीज है, न्यूमोकोनियोसिस भी एक ऑक्यूपेशनल डिसीज है। आप ये रट लीजिए, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस और न्यूमोकोनियोसिस तीनों ही ऑक्यूपेशनल डिसीज हैं। ये सिलिका डस्ट की वजह से होती है, ये एस्बेस्टोस की डस्ट की वजह से होती है, और ये जनरली देखा गया है कि स्टोन डस्ट की वजह से होती है। लेकिन SARS यानी सार्स यहां पर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, जो कि एक कोरोना वायरस से होने वाली डिसीज है। जैसे कि प्रेजेंट में आप देख रहे हैं कि कोविड-19 भी एक कोरोना वायरस से होने वाली डिसीज है, लेकिन उस वायरस की स्ट्रेन अलग है। सार्स भी एक कोरोना वायरस से कॉज होने वाली डिसीज है, और इसको भी सबसे पहले चाइना में 2003 में आइडेंटिफाई किया गया था। तो अल्टीमेटली ये एक ऐसी डिसीज है जो रेस्पिरेटरी डिसीज तो है, बट ये ऑक्यूपेशनल डिसीज का एग्जाम्पल नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, यानी कि SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्यूपेशनल डिसीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स इन। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि ऑक्यूपेशनल डिसीज में फाइब्रोसिस
कहां पर कॉज होता है, तो मैं कहूंगा अपर पार्ट ऑफ द लंग्स में। यानी कि आपने देखा है कि जब भी कोई भी इंडिविजुअल किसी टॉक्सिक हार्मफुल सब्सटेंसेस को, डस्ट को इनहेल करता है लॉन्ग टाइम तक अपने लंग्स में, तो उस कंडीशन में लंग्स का जो अपर पार्ट है उसमें प्रेजेंट जो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं उनमें प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फाइब्रोसिस विच अकर इन अपर पार्ट ऑफ द लंग्स। तो इस क्वेश्चन का सीधा सा आंसर है आंसर 1, आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में रेस्पिरेशन के संदर्भ में इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। आपको ऐसे स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 1 जो है उसमें कहा जा रहा है वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लंग फाइब्रोसिस जो कि एक ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, और यहां पर आपने देखा है कि स्टोन्स ब्रेक करने की वजह से जो डस्ट एटमॉस्फेरिक एयर में आती है उसको लंबे समय तक इनहेल करने की वजह से लंग्स का जो अपर पार्ट है उसके फाइब्रस टिश्यूज में प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। दैट कंडीशन इज नोन एज फाइब्रोसिस। और आप देखेंगे इस वजह से लंग्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। समटाइम लंग्स में इन्फ्लामेशन की वजह से स्वेलिंग और रेडनेस भी देखने को मिलती है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो है अबाउट 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल यहां पर 100% जो है वो कह सकता हूं मैं गलत है, सही नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड का केवल और केवल यहां पर 20 to 25% अमाउंट जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है एज अ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन और ट्रांसपोर्टेड होता है फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। तो यहां पर जो दिया जा रहा है वो 90% दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये केवल 20 to 25% ही होता है। तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, वैसे हमें ऑप्शन मिल चुका है जो राइट है, लेकिन फिर भी हम सभी ऑप्शंस को यहां केयरफुली पढ़ते हैं। तीसरा है कि सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। तो सिगरेट अगर आप एक्सेसिवली स्मोक करते हैं तो उस कंडीशन में एक डिसीज कॉज होती है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में लंग्स की जो एल्वियोलर वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है, और एल्वियोलर वॉल के डैमेज होने की वजह से सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस हो जाता है, जिससे गैसियस एक्सचेंज को प्रॉपर करने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो यहां पर पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इसमें ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन की बात की जा रही है जो गलत है। चौथा और यहां पर स्टेटमेंट है न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। मैं आपको बार बार बता देता हूं कि न्यूरल सिग्नल्स जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो पॉन्स एरिया ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होता है जब वो देता है आरआरसी को, तो इस वजह से आपने देखा है कि 3 सेकंड तक के लिए जो आरआरसी है वो कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल को सेंड नहीं करता डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में, और आप देखेंगे इसकी वजह से जो एक्सपीरेशन की प्रोसेस है वो 3 सेकंड तक चलती है, यानी कि जो इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन है वो इंक्रीज नहीं होगा बल्कि वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल गलत है। अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू अबाउट आरबीसीज इन ह्यूमन। आरबीसीज के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। दे डू नॉट कैरी CO2 एट ऑल, यानी कि आरबीसीज CO2 को कैरी नहीं करती, तो ये मैं कहूंगा बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। आरबीसीज CO2 को कैरी करती है, क्योंकि आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होकर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है। अप्रोक्सीमेट 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड HbCO2 के फॉर्म में आरबीसीज के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेड होती है फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। और आपको बता दूं आरबीसीज के साइटोप्लाज्म में रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है इसमें एक एंजाइम जिसको हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करता है, और इस तरीके से आरबीसीज के थ्रू CO2 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में भी ट्रांसपोर्टेड होती है फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। तो ये स्टेटमेंट यहां 100% गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है दे कैरी बोथ CO2 एंड O2। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहां पर आरबीसीज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के ट्रांसपोर्टेशन को करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है और टिश्यू टू लंग ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसीज के साथ बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और ये लंग टू टिश्यू ट्रांसपोर्टेड होती है। तो ये स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है। तीसरा मैं पढ़ लेता हूं दे ट्रांसपोर्ट
5% कार्य ऑक्सीजन, तो ये यहां पर बिल्कुल गलत हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि आरबीसीज में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन 97% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि 3% अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में आकर ट्रांसपोर्टेड होता है फ्रॉम लंग टू टिश्यूज। एंड फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है दे ट्रांसपोर्ट अप्रोक्सीमेट 80% ऑक्सीजन ओनली एंड द रेस्ट 20% ऑफ इट इज ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व स्टेट इन द प्लाज्मा। तो ये यहां पर 100% गलत हो जाता है। आपको बता दूं 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर होता है, जबकि केवल और केवल 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड होती है प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर। तो इस क्वेश्चन में आपको ट्रू यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना था जो आरबीसीज के फंक्शन से रिलेटेड था। तो इसमें सही आंसर जो होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर 2। इसका मतलब है आरबीसीज O2 और CO2 दोनों के ट्रांसपोर्टेशन को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये दोनों को कैरी करती है। बाकी सभी जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपने 10 क्वेश्चंस को बहुत प्रॉपर वे में सुना होगा, समझा होगा और आपने सही आंसर भी कमेंट बॉक्स पर जरूर दिए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चंस को लेकर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में मैं आपसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।